गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज के एमसीक्यू सीरीज में हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके अंतर्गत बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्रम में आज हम टॉप 30 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये आपके बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a type of chemical bond? ठीक है, निम्न में से कौन सा रासायनिक बंधन का प्रकार है। यानी केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये सभी इनमें से दे रखे हैं, इनमें से कौन सा केमिकल बॉन्ड है। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आयनिक आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें हमें यह बताना है कि केमिकल बॉन्ड क्या है। ठीक है, यानी एलिमेंट्स के बीच कौन कौन सा बॉन्ड बन सकता है। देखिए, सबसे पहला आयनिक बॉन्ड दे रखा है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये दो आयंस के बीच में बनता है। ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड जो दो आयनों के बीच बनता है, यानी आयनों का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के बाद एक आयंस, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं उस पे आयंस आ जाते हैं। जैसे एक ऑप्शन देख लीजिए NaCl, एक एग्जांपल है NaCl। अगर हम इसमें देखें तो ये क्या करता है, NaCl को एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। NaCl को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। जब ये ट्रांसफर करता है तो Na पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाएगा, और Cl ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। इसलिए ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। ये केमिकल बॉन्ड का एक टाइप होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन केमिकल बॉन्ड का टाइप हो जाएगा। सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सहसंयोजक बंध, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। ट्रांसफर आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, यानी पार्टनरशिप कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए H2O। ठीक है, H2O यानी जल, वाटर। ठीक है, वाटर का सूत्र है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के भी टाइप होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड आता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा यानी पार्टनरशिप होती है तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड भी एक केमिकल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया, यानी टाइप हो गया। ठीक है, थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये सबसे अधिक मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि इन तीनों में, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड में, सभी में मजबूत होता है, क्योंकि इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है, यानी अंतरा अणु बल सबसे अधिक होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड माना जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के बीच लगता है। ठीक है, इसलिए ये तीनों केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों ही केमिकल बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। निम्न में से कौन सी धातुओं की विशेषता है। निम्न में से कौन सी धातुओं की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेटल्स आर ब्राइटर, एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, थर्ड ऑप्शन मेटल्स आर मेलेबल, और फोर्थ दे रखा है मेटल्स आर नॉन
लस्ट्रस। देखिए, मेटल्स आर ब्राइटल यानी धातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब जल्द ही टूट जाती हैं, उन पर जरा भी फोर्स लगाया जाए तो आसानी से टूट जाती हैं। लेकिन मेटल्स जो हैं वो आसानी से टूटती नहीं है, जैसे लोहा है, तांबा है, ठीक है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं जो कि आसानी से नहीं टूटती हैं, इसलिए ये भंगुर नहीं होती हैं, यानी ब्राइटल नहीं होती हैं। इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी मेटल्स जो होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। देखिए, मेटल्स जो हैं वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि अगर हम कोई लोहे की रॉड लें, अगर उसके एक एक छोर को अगर हम गर्म करें तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसकी दूसरी छोर भी गर्म हो जाएगी, यानी उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। इसलिए धातुएं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये भी धातुओं की विशेषता नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स होता है लचीलापन, यानी धातुओं में लचीलापन पाया जाता है। जी, धातुओं में लचीलापन पाया जाता है। कैसे? जैसे धातु है सोना, सोना क्या है, गोल्ड, और गोल्ड से क्या बनते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, यानी विभिन्न प्रकार की डिजाइनें तैयार की जाती हैं। जो ज्वेलरीज होती हैं वो जैसे चैन है, ठीक है, या जो भी सोने के आभूषण बनाए जाते हैं वो सभी नई नई प्रकार की डिजाइनें बनाई जाती हैं। तो उसमें लचीलापन होने के कारण ही विभिन्न प्रकार की डिजाइनें तैयार हो सकती हैं, ठीक है। जैसे लोहा है, लोहे को भी थोड़ा गर्म करके उससे विभिन्न प्रकार के डिजाइनें बनाई जा सकती हैं, विभिन्न टाइप की रॉड्स बनाई जाती हैं, ठीक है, तो इसमें लचीलापन होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन है, मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, धातुएं बिना चमकदार होती हैं। देखिए, धातुएं चमकदार होती हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे आभूषण बनाए जाते हैं, तो सोना क्या है, एक धातु है, और धातु कितनी सोना, ठीक है, सोना क्या है, धातु है, और सोना बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है, इसलिए उसकी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, सोना चांदी, ठीक है, जो भी है वो सभी चमकदार होती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटल्स की प्रॉपर्टी है, तो मेटल्स आर मेलेबल, यानी धातुएं लचीली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड कॉल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड इनटू ए लिक्विड, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, यानी ठोस को लिक्विड में बदलने को क्या कहते हैं, ठोस से तरल में बदलना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, उसे थोड़ा सा भी उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, धीरे धीरे क्या होता है, वो गलने लगता है, यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे बर्फ, बर्फ क्या है, एक सॉलिड है, और बर्फ को थोड़ी सी ऊष्मा मिलने पर वो क्या होती है, धीरे धीरे पिघलने लगती है, और थोड़ी देर बाद वह लिक्विड में चेंज हो जाती है। ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स गलना, ठीक है, मेल्टिंग मीन्स गलना या पिघलना, ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, मेल्टिंग यानी गलना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मीन्स तो जमना होता है, जमना यानी लिक्विड से सॉलिड में बदलना, फ्रीज, ठीक है। फ्रीज में क्या करते हैं, वाटर रखते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ी देर बाद बॉटल्स में बर्फ क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। तो यानी फ्रीजिंग ये लिक्विड से ठोस में बदलने की प्रक्रिया होती है। कंडेंसेशन, संघनन, संघनन द्रव से गैसीय स्टेट से द्रव स्टेट में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। जो वेपर होती है, भाप होती है, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करने की प्रक्रिया कंडेंसेशन कहलाती है। मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स पिघलना, यानी ठोस से लिक्विड फॉर्म में चेंज करना मेल्टिंग कहलाता है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जो होता है वो ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन यानी ठोस को गर्म करने पर सीधे गैसियस स्टेट में चेंज करना ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे कपूर, कपूर को गर्म करते हैं तो सीधे लिक्विड फॉर्म में चेंज ना होकर सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, ये सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। 6 पर जो होता है वो कार्बन होता है, 8 पर ऑक्सीजन होता है,
10 पर क्या होता है बच्चों? नियोन। ठीक है, ठीक है, नियोन। और 12 पर होता है मैग्नीशियम। 12 पर क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो कितना होगा? 8 होता है। ठीक है, ये याद करने की चीज है, इसे याद कर लीजिए। पीरियोडिक टेबल को कम से कम उसके 30 परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर है वहां तक याद कर लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है, तो इसको आपको याद करना होगा। पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर को याद कर लीजिए, जिससे आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? यानी शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। देखिए, ऑप्शन नंबर दे रखा है 1, 5, 7 और 10। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, पीएच मान क्या होता है? पीएच स्केल एक होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक एक स्केल होता है, 0 से लेके 14 तक उसमें नंबर दे रखे होते हैं, जिसमें 0 से लेके 7 तक यानी 7 से नीचे अगर 0 की तरफ आएंगे तो वो सभी अम्लीय होता जाता है, और 7 से 14 की अगर बढ़ते हैं तो वह क्षारीय हो जाता है यानी बेस हो जाता है। और जो 7 जो होता है बीच में, 7 नंबर 7 वो एक उदासीन होता है। ठीक है, और शुद्ध पानी भी क्या होता है? शुद्ध वाटर यानी प्योर वाटर, ये एक न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। बाकी देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है 1, तो ये अम्लीय होगा, एसिडिक। 5 भी एसिडिक और 10 बेसिक यानी क्षारीय होगा। ठीक है, और 7 बचा, 7 क्या होगा? उदासीन यानी न्यूट्रल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस? यानी निम्न में से कौन सी नोबल गैस है? यानी कौन सा नोबल गैस यानी आदर्श गैस? ये अभ्रक लिखा है, अभ्रक गलत होगा यहाँ पर। नोबल मतलब आदर्श गैस। ठीक है, आदर्श गैस क्या है? देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? ये प्राणवायु है, यानी ऑक्सीजन का उपयोग किसमें करते हैं? श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। और हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की धातु है, हल्की गैस है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है। नाइट्रोजन ये फर्टिलाइजर्स में प्रयोग की जाती है, ये फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, और हमारा बचा हीलियम, और हीलियम क्या है? एक आदर्श गैस है। हीलियम गैस को जो बैलून्स होते हैं, गैस बैलून्स, उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि हीलियम गैस हल्की होने के कारण ये गुब्बारों में भरी जाती है, यानी बैलून्स में भरी जाती है जो ऊपर हवा में उड़ते जाते हैं। ठीक है, अगर भारी गैस भर देंगे तो वो गुब्बारा नहीं उड़ेगा। ठीक है, इसलिए हीलियम का प्रयोग बैलून्स को भरने में भी करते हैं। और ये एक नोबल गैस होती है क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती है, नॉन रिएक्टिव गैस है। ठीक है, अक्रिय। ठीक, क्योंकि इसके जो बाहरी कोश हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 2 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। ठीक है, यानी हीलियम 2He, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसका अंतिम कोश जो है, इसमें एक ही कोश होता है, तो एक ही शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये पूर्ण रूप से भरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is the main component of natural gas? यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए मेथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। मेथेन, इसका अणुसूत्र जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। एथेन ये C2H6 होता है। प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है बच्चों? ब्यूटेन होता है C4H10। ठीक है, ये सभी एल्केन ग्रुप में पाए जाते हैं। किसमें होते हैं? एल्केन ग्रुप में, यानी अनसैचुरेटेड होते हैं। इनके सभी के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इन चारों ऑप्शन में। ठीक है, और इनका जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये एल्केन्स है सभी,
अब इसमें हमें यह बताना है कि इन एल्केन्स में कौन सा कार्बन जो है वो नेचुरल गैस का घटक है, यानी प्राकृतिक गैस का घटक क्या है। तो प्राकृतिक गैस का घटक क्या होगा, इनमें जो मेथेन गैस है, मेथेन, इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। किससे? मार्स गैस, जो कि दलदले स्थानों में पाई जाती है और ये नेचुरल गैस होती है। ठीक है, ये नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज? निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, बर्निंग ऑफ वुड, यानी लकड़ी का जलना। जब लकड़ी को जलाते हैं तो वो राख में चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी इसकी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, भौतिक जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज हो जाती हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल जो है वो किसका होगा? केमिकल चेंज का होगा। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन यानी लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना ये एक रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, यानी जो लोहा होता है उस पर एक रेड कलर की परत जम जाती है जो कि रस्टिंग कहलाती है, जंग कहलाती है, जिससे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, यानी जल में चीनी का घुलना। जब जल में चीनी घोली जाती है तो वह क्या हो जाती है? चीनी ठोस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। चीनी ठोस अवस्था में होती है, यानी सॉलिड स्टेट में होती है। जब उसे जल में घोलते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी उसका भौतिक स्वरूप बदलता है। क्या बदलता है? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये एग्जाम्पल हमारा किसका हो जाएगा? फिजिकल चेंज का होगा, ना कि केमिकल चेंज का। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर का किण्वन। ठीक है, अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन से मतलब क्या है? जब अंगूर को सड़ा गलाकर क्या बनाते हैं? वाइन्स बनाते हैं, यानी जो शराब होती है वो अंगूर की वाइन बनती है, शराब जो होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। क्यों है? क्योंकि जब अंगूर को सड़ा गलाकर वाइन बनाएंगे तो फिर वो क्या होगी? उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो चेंज होती है, साथ ही साथ उसके केमिकल चेंज भी हो जाते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। इसलिए फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ वुड ये भी केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी केमिकल चेंज है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसमें पूछा है नॉट। ये नॉट वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ध्यान से करना होता है, क्योंकि बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसमें नॉट केमिकल चेंज पूछा है, यानी केमिकल चेंज का उदाहरण नहीं है। तो डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर ये केमिकल चेंज का उदाहरण नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पानी में चीनी का घुलना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, यानी पानी को उबालने का बिंदु सेल्सियस में क्या है? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में जो जल को उबालने का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पर तो ये आधा टेम्परेचर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ये तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो जल है वो क्या होता है? बॉयल होने लगता है, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? यानी सोना जो है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये प्रतीक भी आपको याद रखते हैं। ठीक है, जो केमिकल सिंबल्स हैं, आवर्त सारणी को देखिए, पढ़िए, और उससे जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उसके
केमिकल सिंबल है उनको याद करिए, ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं उनको भी याद करिए, साथ ही साथ उनका एटॉमिक नंबर भी याद करना होता है और उसका एटॉमिक मास भी याद करिए, ठीक है। ये याद करने की चीजें हैं, इसे याद करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए सिंबल फॉर गोल्ड एयू, एयू क्या होता है, ये गोल्ड है, क्या है बच्चों, गोल्ड। एजी, एजी यानी सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। पीबी यानी ये लेड है, लेड मतलब सीसा, ठीक है। और एफई मतलब आयरन, ये आयरन का सूत्र है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, एयू यानी गोल्ड और एजी सिल्वर, पीबी लेड और एफई आयरन। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो एयू यानी गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, देखिए गोल्ड, गोल्ड यानी एयू, प्लेटिनम यानी पीटी, और सोडियम यानी Na, और कॉपर यानी Cu, ठीक है। अब इसमें यह बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, यानी कौन सा ऐसा तत्व है जो किसी दूसरे तत्व से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और रासायनिक अपक्रिया में बहुत जल्दी भाग ले लेता है। देखिए गोल्ड, गोल्ड क्या है, एक धातु है, ठीक है। ये जो है ये जल्द ही रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। प्लेटिनम भी आसानी से रिएक्ट नहीं करती है, मतलब रिएक्ट कर जाती है, सभी धातुएं रिएक्ट कर जाती है, लेकिन ये जल्द ही रिएक्ट नहीं करती है। कॉपर भी ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है वो 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक होती है, +2, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो वो आसानी से त्याग सकता है, क्योंकि सोडियम पर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आसानी से दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर कर देता है, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इन चारों में सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पर +1 चार्ज होता है, +1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a correct statement about an exothermic reaction, निम्न में से कौन सा बात एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के बारे में सही है। देखिए जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है उसके बारे में कौन सा वाक्य यानी स्टेटमेंट सही है, सही पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखिए इन 4 में एक करेक्ट होगा, बाकी सभी रॉन्ग होंगे। देखिए इट एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी यह ऊर्जा अवशोषित करता है। देखिए ऊष्मा एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, और एग्जिट मींस बाहर निकालना, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है। तो यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो ऊष्मा होगी वो बाहर निकलेगी, ठीक है, बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी ये ऊष्मा को अवशोषित करता है, नहीं, अवशोषित का मतलब ये ग्रहण करना होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट रिलीज एनर्जी, रिलीज मींस निकलना, ठीक है, इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है, और एग्जिट मींस में भी बाहर निकलना होता है। तो इसलिए एक्सोथर्मिक का जो ऑप्शन हो जाएगा वह इट रिलीज एनर्जी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इट रिलीज एनर्जी। इट रिक्वायर हीट टू स्टार्ट, यानी इसे शुरू करने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, नहीं, ये गलत है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी, इसमें ऊर्जा शामिल नहीं होती है, ऊर्जा तो शामिल होगी तभी तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये ऊर्जा रिलीज करता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक में ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनिया। अब देखिए अमोनिया के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या है। देखिए अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, ठीक है। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए NH3, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
और CO2 इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी H2O क्या है, ये वाटर है, ये क्या है वाटर, और CH4 ये मीथेन गैस है जिसे मार्स गैस भी कहते हैं और नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। और ये NH3 जो बचा वो हमारा क्या है, अमोनिया, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, NH3 यानी अमोनिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे, NH3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन एलिमेंट्स इन ऑल एसिड्स, यानी सभी अम्लों में मेन तत्व क्या है, मेन एलिमेंट्स क्या है, एक ऐसा एलिमेंट्स जो कि सभी एसिड्स में पाया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। सभी अम्लों में पाया जाने वाला एलिमेंट्स क्या है। देखिए मैं कुछ एसिड्स के नाम लिख रहा हूं, HCl, H2SO4, HNO3, CS3COOH, HCOOH, ठीक है। अब आप इसमें से ये बताइए सभी में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, सबसे पहले क्या है ऑक्सीजन यानी O, इन सभी में O कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें O नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन यानी H, हाइड्रोजन क्या होता है H, इन सभी में देखिए H आ रहा है, यहां भी H, यहां भी H, यहां भी H, यहां भी और यहां सभी में H आ रहा है, यानी हाइड्रोजन सभी में कॉमन है, इसलिए सभी एलिमेंट्स में हाइड्रोजन कॉमन होता है। नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन N, इसमें केवल एक में N है, बाकी किसी में नहीं है। कार्बन, कार्बन यानी C देख लीजिए, केवल इन दोनों में C है, बाकी किसी में C नहीं है, तो कार्बन भी इसका एग्जाम ऑप्शन नहीं होगा, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी अम्लों में मुख्य तत्व हाइड्रोजन होगा। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि अम्ल जल में घुलने के बाद, जल में अगर अम्लों को घोला जाए तो ये H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन त्यागते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो सभी एसिड्स में मेन एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेस, निम्न में कौन सी विशेषता बेसों की है। बेस मतलब क्षार, बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब होता है क्षार। ठीक है, अब देखिए नॉट क्या लगा है, यहां पर नॉट लगा है, नॉट पूछा है, यानी इसमें से एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो बेस की नहीं होगी, बाकी सभी बेस की प्रॉपर्टी होगी। पहला है बिटर टेस्ट, यानी इनका स्वाद कड़वा होता है, तो क्षारों का स्वाद आप जानते ही हैं कड़वा या कसैला होता है। ठीक है, और अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, स्लिपरी फील, ये कैसे होते हैं, फिसलनदार होते हैं। जो क्षार होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, फिसलनदार होते हैं, क्योंकि साबुन आपने देखा, साबुन में क्या, साबुन कैसा होता है, क्षारीय होता है, और साबुन एक फिसलनदार होता है, हाथ में से ये फिसल जाता है, तो ये कैसा होगा, स्लिपरी फील, यानी ये भी आंसर सही होगा। यानी ये ऑप्शन, इसका जो प्रॉपर्टी है ये भी सही होगी। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी यह क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या करता है, सॉरी, टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और ऑप्शन नंबर डी, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, देखिए इन दोनों में देखिए सी और डी में, ये तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी, ये तो दोनों प्रॉपर्टी बेस की है। अब देखिए लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, लाल को नीला कौन करता है,
लाल को नीला क्षार करता है। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये क्षार की प्रॉपर्टी है। अगर नीला हो जाए तो क्षार और नीले से लाल हो जाए तो अम्ल। तो किसकी प्रॉपर्टी होती है? अम्ल की, यानी एसिड की। ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों क्षार की प्रॉपर्टी है और बाकी डी बचा, ये क्षार की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ऑप्शन नंबर डी, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये अम्ल की प्रकृति होती है, प्रॉपर्टी होती है, क्षार की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन? रासायनिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, वो रासायनिक प्रक्रिया में क्या करते हैं? ठीक है, देखिए, पहला, टू स्पीड अप द रिएक्शन, यानी प्रक्रिया को, जो रिएक्शन होती है उसे तेज करते हैं। टू स्लो डाउन द रिएक्शन, यानी प्रक्रिया को, जो रिएक्शन है उसे धीमा करते हैं। टू एब्जॉर्ब द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो अपक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अभिकारक क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स अभिकारक होते हैं। ठीक है, तो अभिकारक को क्या करते हैं? ये अवशोषित करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, टू चेंज द प्रोडक्ट, यानी उत्पाद को बदल देते हैं। देखिए, जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक, प्रेरक मतलब प्रेरित करना, प्रेरक मतलब प्रेरित करना। तो प्रेरित करने का मतलब क्या है? उसको बढ़ावा देना, यानी रिएक्शन को और ज्यादा तेज गति प्रदान करना। बढ़ावा देने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना, यानी उसमें वृद्धि करना, स्पीड बढ़ाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, टू स्पीड अप द रिएक्शन, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। तो उत्प्रेरक का मुख्य उद्देश्य जो क्या होता है? ये अपक्रिया को तेज कर देते हैं। ठीक है, प्रेरक मतलब प्रेरित करना, प्रेरित करना मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अपक्रिया को धीमा नहीं करते हैं और न ही अभिकारक को अवशोषित करते हैं, न ही उत्पाद को बदलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अपक्रिया को तेज कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 17, which of the following is the correct chemical formula for कार्बन डाइऑक्साइड? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, कार्बन और डाइऑक्साइड, कार्बन को हम सी से लिखते हैं और ऑक्साइड को हम ओ से लिखते हैं और डाई को 2 से लिखते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे? CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। देखिए ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, CO2, ये इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड का सही रासायनिक सूत्र CO2 हो जाएगा। ये देखिए, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और बाकी ये सभी गलत है, तीनों, दोनों। और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is used to sterilize मेडिकल इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, क्या है? निम्न में कौन सा चिकित्सा उपकरणों को स्तरीकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है? स्टरलाइज, यानी जो भी उपकरण होते हैं, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनका उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में किया जाता है, उनको बार बार स्टेरलाइज करना, यानी कि उन्हें दोबारा प्रयोग करने के लिए स्टेरलाइज किया जाता है। तो उसमें कौन सा यौगिक होता है? ठीक है, तो किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? देखिए, एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? ये एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र आप जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिए, C2H5OH होता है, ये एथेनॉल होता है, यानी एथिल एल्कोहल। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये होता है H2O2। ठीक है, क्लोरीन Cl, ओजोन ये O3।
ठीक है। अब इसमें से ये बताना है कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे स्टेराइज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए एथेनॉल, एथेनॉल का उपयोग नहीं करते हैं, क्लोरीन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। क्लोरीन का प्रयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग क्लोरीन का जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ओजोन गैस, इसका भी नहीं करते हैं, ठीक है, ओजोन गैस का भी उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग मेडिकल उपकरणों के स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। याद रखना H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। देखिए Na 11 पर Na होता है, 12 पर मैग्नीशियम, 13 पर एल्यूमिनियम और 14 पर सिलिकॉन, ठीक है। 11 नंबर पर सोडियम, 12 नंबर पर मैग्नीशियम और 13 पर एल्यूमिनियम और 14 पर सिलिकॉन, ठीक है। ये परमाणु संख्या जो बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको आप तभी इनको सॉल्व कर पाएंगे जब आप पीरियोडिक टेबल को याद कर लेंगे। कम से कम 30 एटॉमिक नंबर तक तो याद करना ही करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके एटॉमिक नंबर से आए हैं वो 30 से बिलो आए हैं, ठीक है। 30 तक याद नहीं होना तो 20 लगभग 20 तक तो याद करना ही करना है, ठीक है। ये 100% याद करना है, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 11 नंबर पे क्या है, सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम, 13 पर एल्यूमिनियम और 14 पर सिलिकॉन। और हमसे पूछा क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछा है, तो आप खुद ही देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कॉमनली फाउंड इन फर्टिलाइजर्स। देखिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक, उनमें कौन सा तत्व सामान्य रूप से पाया जाता है। तो निम्न में सामान्य रूप से पाया जाने वाला कौन सा तत्व फर्टिलाइजर्स में होता है। देखिए पहला है ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ठीक है, जिसे पी से लिखा जाता है। ऑक्सीजन यानी O, हाइड्रोजन यानी H, नाइट्रोजन यानी N, ठीक है। फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और पूछा क्या है, कॉमनली फाउंड इन फर्टिलाइजर्स, सामान्य रूप से उर्वरक में पाया जाने वाला तत्व। देखिए आपने डीएपी का नाम सुना होगा, जो फर्टिलाइजर्स होता है DAP, ठीक है। इसका मतलब होता है डाई अमोनियम, ठीक है, फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है। अब फास्फेट में क्या होता है, ये फास्फोरस है, फास्फेट का मतलब फास्फोरस, तो इसलिए इसका जो सामान्य रूप से उर्वरक में पाया जाने वाला तत्व होगा वो क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फास्फोरस। फर्टिलाइजर्स में जो सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है वह क्या है, फास्फोरस है, ठीक है। नाइट्रोजन भी होता है, क्योंकि यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CONH2 होता है। यूरिया क्या होती है, NH2CONH2, यानी नाइट्रोजन भी होगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन यहां पर पूछा है सामान्य रूप से, तो सामान्य रूप से आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, फास्फोरस को लगाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक, कंफ्यूज मत होना उसमें। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इसमें कौन सा होगा, फास्फोरस होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, यानी वायु का मुख्य घटक क्या है। देखिए वायु का मुख्य घटक क्या है भैया, देखिए वायु में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो भी गैसेस है वो सभी वायुमंडल में पाई जाती है, यानी वायु में पाई जाती है। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और इसमें भी नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 78%, और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है, ठीक है। इसलिए जो मेन कंपोनेंट इसमें क्या हो जाएगा, वह क्या होगा, नाइट्रोजन होगा,
ठीक है। इसलिए एयर का जो मेन कंपोनेंट होगा वह नाइट्रोजन होगा, जो कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है। ठीक है। और ऑक्सीजन 21%। इस तरीके से 99% में केवल 2 गैसें होंगी, बाकी जो गैसेस बची वो सभी 1% के अंदर आती हैं। ठीक है। राइट आंसर नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के रोग के इलाज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में दे रखा है, 4 है। पेनिसिलिन, कीमोथेरेपी, इंसुलिन और क्विनोन। ठीक है, क्विनिन। देखिए, पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। ये क्या है? प्रतिजैविक, जो कि बैक्टीरियल को, जो बैक्टीरियल फंक्शन इन्फेक्शन हो जाता है उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है पेनिसिलिन का। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इंसुलिन, ये क्या है? इंसुलिन, ये जो डायबिटीज हो जाती है तो उसके लिए इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है। मधुमेह के लिए इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्विनिन, क्विनिन जो है मलेरिया की दवाई है। ठीक है। किसकी दवाई है? ये मलेरिया, जो मलेरिया हो जाता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो उसके उपचार के लिए क्विनिन दवा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बचा कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक है। इंसुलिन ये डायबिटीज के लिए होती है, और क्यूनिन ये मलेरिया के लिए, कीमोथेरेपी ये कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कीमोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following elements is essential for the formation of red blood cells? देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है? ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं, जो कणिकाएं होती हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? एक लाल रक्त कणिका होती है, एक श्वेत रक्त कणिका होती है। ठीक है। एक रेड ब्लड सेल्स और दूसरी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आयरन, बी कैल्शियम, सी सोडियम और डी पोटेशियम। ठीक है। तो इन चारों में आयरन का उपयोग रेड ब्लड सेल्स में होता है, मतलब जो आयरन होता है वो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है। अगर किसी को खून की कमी हो जाती है, जैसे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आप खून की कमी हो गई, तो आपके लिए आयरन की टैबलेट्स लेनी चाहिए या आयरन युक्त भोजन का उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए जो ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी में आयरन पाया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में आयरन इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलीज? निम्न में कौन सी विशेषता क्षारीय की है? ठीक है। एल्कलीज, एल्कलीज मतलब क्षारीयता। ठीक है। क्षारीय की मेन प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, क्षार की, हाँ, सॉर टेस्ट, यानी स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये इसकी विशेषता है। ये राइट हो जाएगा। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ये ऑप्शन गलत है, ये अम्ल करता है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का संचालन नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का संचालन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो क्षार होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे क्षार NaOH है तो Na प्लस प्लस OH माइनस, Na प्लस होता है और OH माइनस होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाता है। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों?
जो क्षार है उसकी विशेषता कौन सी होगी, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा था, सॉल्ट टेस्ट, स्वाद में खट्टे नहीं, ये अम्ल की विशेषता है। बी, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और नीले को लाल करता है कौन, अम्ल करता है। और डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, लाल लिटमस कागज को नीला कर देता है। 25, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या है, मेथेन का फॉर्मूला क्या है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से, CH3, CH4, C2H6 और C3H8। ठीक है, मेथेन, मेथेन क्या होता है, एल्केन ग्रुप का होता है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एल्केन्स का। और मेथेन जो है, मेथ कार्बन वन होता है, कार्बन वन। तो यहां पर सी और डी, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये C2H6 क्या है, ये एथेन है। क्या है, एथेन। और C3H8 ये प्रोपेन है। ठीक है, क्या है, प्रोपेन। और CH3, इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो ये गलत है। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। क्या है ये, एल्काइल। और एल्काइल में भी ये फर्स्ट कार्बन है, इसलिए मिथाइल हो गया। क्या हो गया, मिथाइल यानी मेथिल। तो ये हमारे ऑप्शन तीनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बचा, CH4, यही क्या है, मेथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आई। CH3 क्या है, मिथिल है, और CH4 मेथेन, C2H6 एथेन और C3H8 प्रोपेन, इसलिए इसका राइट आंसर CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कॉमनली यूज इन बैटरीज, यानी जो बैटरी है उसमें कौन सा तत्व सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा तत्व बैटरी में सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए, कॉमनली यूज इन बैटरीज, पहला है लिथियम। ठीक है, लिथियम यानी Li। ठीक है, Li। गोल्ड यानी Au, सिल्वर यानी Ag और प्लेटिनम यानी Pt। ठीक है, इन चारों में ये बताना है बैटरी में कौन सा उपयोग किया जाता है। जो बैटरी होती है, मोबाइल में बैटरी होती है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, ठीक है, जो भी जहां बैटरी यूज होती है, उनमें सभी में लिथियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिथियम। लिथियम यानी Li। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is a type of chemical bond, निम्न में से कौन सा रासायनिक बंधन का प्रकार है। ये क्वेश्चन तो वैसे हो चुका है, कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, आयनिक बॉन्ड, बी, कोवेलेंट बॉन्ड, सी, हाइड्रोजन बॉन्ड और डी, ऑल ऑफ द एबव। अभी ऊपर बताया भी मैंने था। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयन के बॉन्ड वो होते हैं जो आयनों के में, मतलब एक आयन, एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, तब आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी एक पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसमें पॉजिटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें निगेटिव आयन हो जाता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप होता है, यानी ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और अपने अष्टक को पूर्ण रूप से भर लेते हैं, जिससे ये स्थायी हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच लगता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो केमिकल बॉन्ड के प्रकार हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, तीनों ही केमिकल बॉन्ड के टाइप हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is used to prevent scurvy,
यानी स्कर्वी रोग को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जो स्कर्वी रोग है दांतों में, ये स्कर्वी रोग होता है, मतलब दांत जो होते हैं मसूड़े, तो उसमें मसूड़े छिल जाते हैं, तो ये स्कर्वी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके लिए किसका प्रयोग करते, मतलब ये किसका उपयोग करते हैं? विटामिन सी का। जो विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विटामिन सी अगर नहीं लेंगे तो स्कर्वी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन ए से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और B12 से बताइए। ये हीमोग्लोबिन से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रिवेंट स्कर्वी जो हो जाएगा, यूज टू प्रिवेंट स्कर्वी, स्कर्वी रोग के लिए विटामिन सी आवश्यकता होती है। और विटामिन सी कहां से मिलेगी? ये खट्टे पदार्थों से मिलेगी। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में। ठीक है, किसमें? आंवला में। जो आंवला होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट फॉर मेजरिंग एनर्जी? निम्न में से कौन सा ऊर्जा मापने की इकाई है? देखिए, ऊर्जा नापने की इकाई पहला दे रखा है वोल्ट। वोल्ट से हम वोल्टेज को नापते हैं। किसको नापते हैं? वोल्टेज को। जूल यानी इसको हम वर्क, जूल को मतलब जूल से क्या नापता है? वर्क। एम्पियर से इलेक्ट्रिक करंट का मापन होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मापन होता है। ठीक है, वाट यानी ये किसमें होता है? हाँ, प्रेशर, सॉरी। हाँ, देख लीजिए, तो इसमें मेजरिंग एनर्जी, एनर्जी का मापन किसमें करते हैं बच्चों? जूल यानी वर्क। कार्य करने जो एनर्जी एनर्जी है उसे हम जूल में नापते हैं। और एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है? कैलोरी। ठीक है, एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, वो कैलोरी होता है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, पावर, इसको जो पावर होती है P बराबर W/T, पावर। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और पावर का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, तो वाट किसकी हो गई? पावर, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, जूल वर्क, और वोल्ट वोल्टेज। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स? यानी धातुओं की कौन सी विशेषता है? धातुओं की विशेषता कौन सी है? बताइए, धातुओं की विशेषता कौन सी हो जाएगी? पहला ऑप्शन दे रखा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दूसरा है मेलेबल एंड डक्टाइल, सी ऑप्शन है लो मेल्टिंग पॉइंट, और डी ऑप्शन है नॉन लस्ट्रस। ठीक है, आइए देखिए। धातुओं की विशेषता, ये ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। धातु जो है वो ऊष्मा की खराब चालक नहीं होती हैं, ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। जैसे धातु सोना, चांदी, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। तो ये इसकी विशेषता, खराब चालक नहीं होगी। ये लचीली और तन्य होती हैं। ठीक है, हाँ, धातुएं जो हैं वो लचीली होती हैं और इनमें तन्यता होती है, क्योंकि इन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं या इन्हें पीट पीट कर पतली पतली चादर बनाई जा सकती है। तो ये लचीले और तन्य होते हैं। ठीक है, और इनका लो क्या है? हाँ, लो मेल्टिंग पॉइंट,
इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, नहीं, धातुएं जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। ठीक है, बिना चमक के, ये चमकदार नहीं होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं। ठीक है, धातुएं जब चमकदार होती हैं इसीलिए तो गोल्ड और सिल्वर के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लचीला और तन्यता। ठीक है, धातुओं की विशेषता हो जाएगी लचीला और तन्यता, यानी मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, तो ये रहे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, ताकि आप भविष्य की जो भी परीक्षाएं हैं आप उनमें अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके, जिससे आप एक अच्छे डॉक्टर बने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।